हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के क्रम में हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने विस्तृत से मगध साम्राज्य का उदय का वर्णन किया है। और उसमें एक प्रथम शासक मगध का जो थे बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे हर्यक वंश था, उसके बारे में डिटेल विवरण उसमें दे दिए हैं, इसलिए उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए आज हम एक दो वंशावल देख लेते हैं, एक शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश लंबा चैप्टर है और उसको डिटेल में पढ़ना अनिवार्य है, इसीलिए पहले छोटे छोटे वंश को देख लेते हैं। उसके बाद क्रम में ही हम देख रहे हैं, क्योंकि क्रम से ही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का स्थापना प्राचीन काल में हुई थी मगध साम्राज्य में। तो हमने इससे पहले बिंबिसार द्वारा स्थापित हर्यक वंश को देख लिए, आज शिशुनाग और नंद वंश को देख लेते हैं। इसके बाद मौर्य वंश के बारे में बताएंगे आप लोग को। तो ये शुरू करते हैं। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व। इन्होंने जो आपको हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक थे, उन्हीं के अमात्य थे शिशुनाग मंत्री, और इसने उनको अपदस्थ करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। अपने नाम से ही वंश की स्थापना किए थे, चूँकि इनका नाम ही शिशुनाग था, इसलिए शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने नागदर्शक को अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। इसने एक बहुत बड़ी परिवर्तन लाई। इन्होंने जो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि आपको जो उदयन थे हर्यक वंश के एक शासक थे, जिन्होंने गंगा, गंडक और सोन की संगम पे एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। वहाँ अपनी राजधानी राजगिरी से उठा करके पाटलिपुत्र ले गए थे। और उसके बाद जब शिशुनाग नागवंश की स्थापना की, इसने राजधानी परिवर्तन करके वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट होता है, सब आप नोट करते चलिएगा। और वैशाली को अपनी राजधानी शिशुनाग बनाया। अवंती को जैसे मगध में मिला लिया। इन्होंने अवंती को जीतकर, पिछले वीडियो में देखे थे कि अंग को बरादत की हत्या करके बिंबिसार से जो अंग को, जो भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है, उसको मगध समाज में मिला लिए थे। इन्होंने शिशुनाग वंश थे, उन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। इनके पश्चात दूसरा शासक कालाशोक आए। शिशुनाग के बाद कालाशोक आए। और आप बौद्ध समिति में हम आपको बताए थे, बौद्ध सभा जो आई थी 4 सभाएँ, उसमें द्वितीय जो पाटलिपुत्र में हुई थी, द्वितीय जो वैशाली में हुई थी, वो आपको कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक द्वितीय शासक थे, जिसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थापित किया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। इसके पश्चात नंद वंश की स्थापना हुई। तीसरा वंश जो मगध में स्थापित हुआ, नंद वंश, 340 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने इस वंश की स्थापना किया। महापद्मानंद बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे। इनको पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। और इसने एक प्राचीन काल में बहुत एक मतलब महाकांक्षी राजा होने के नाते एक प्रथम शासक थे इन्होंने, जो प्राचीन काल में जो विराट की उपाधि धारण किए थे। इसको आगे देख लेते हैं। पुराणों में महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि पुराणों में किस प्राचीन शासक को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, तो आप नोट करिएगा महापद्मानंद को, जो नंद वंश की स्थापना किए थे। हिंदुस्तान का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की, हिंदुस्तान के प्रथम शासक कालाशोक थे, जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। इनका एक और बहुत ही मतलब आप कहिए तो एक महकांक्षी कार्य था कि इन्होंने कलिंग को जीतकर मगध में मिला लिया। हमने इससे पहले हम देखे कि ये शिशुनाग थे, जिन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। ठीक उसी प्रकार महापद्मानंद ने भी जो नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने कलिंग को जीतकर, जो उड़ीसा अभी नाम से जानते हैं, कलिंग को जीतकर इन्होंने मगध में मिला लिया। और वहाँ से जिनसेन की मूर्ति कलिंग में मगध में ले आए। वहाँ एक जिनसेन की मूर्ति थी, जिसको कलिंग से मगध में ले आए। कलिंग में नहरों का निर्माण कराया इन्होंने, जो महापद्मानंद थे, उन्होंने कलिंग में नहरों का निर्माण कराया। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस प्राचीन शासक ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। तो यहाँ महापद्मानंद याद रखिएगा। महापद्मानंद ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया, जिसकी जानकारी एक वहाँ पे खारवेल राजा थे, उन्हीं के एक हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जिसकी जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद द्वारा, जो नंद वंश के संस्थापक थे, उनके द्वारा कलिंग में नहर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद घनानंद आए, जो घनानंद एक आक्रामक नीति, मतलब एक क्रूर शासक थे घनानंद, जिन्होंने चाणक्य जैसे महान गुरुओं को इन्होंने अपमान किया था। तो घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन था। इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर, जो यूनानी आक्रमणकारी थे, इनका आक्रमण हुआ था। तो घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो आगे हम लोग देखें कि मौर्य वंश जो स्थापित होता है, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में आगे चलकर उभरता है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की 322 ईस्वी के आसपास 322 ईस्वी में स्थापना हुई मौर्य वंश की, 322 BC में।
तो इस प्रकार से हमने 2 वंश पाए देखे। आइए पर अब इसको दोहरा लेते हैं। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने नागदर्शक को अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदर्शक वही थे जो हरेक वंश के अंतिम शासक थे। वैशाली को इसने राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। शिशुनाग वंश के दूसरा शासक कालाशोक है। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थापित किया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। इसके पश्चात नंद वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक महापद्मानंद थे। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद इस वंश का संस्थापक था। पुराने महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। हिंदुस्तान का प्रथम शासक महापद्मानंद थे, जिन्होंने एक के पतन किए थे। उन्हें महापद्मानंद ने ही कलिंग को जीतकर मगध में मिला लिए थे और वहाँ से इन्होंने एक जिनसेन की मूर्ति को उठा लाए थे, जो मगध साम्राज्य में स्थापित किए थे ला करके। कलिंग में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम प्राचीन शासक महापद्मानंद थे। इसकी जानकारी खारवेल की हाथी गुफा से मिलता है। घराना नंद वंश का अंतिम शासक था, जो एक क्रूर शासक थे, जिन्हें चाणक्य जैसे महान गुरुओं को इन्होंने अपमान किया था। तत्पश्चात चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार 2 वंश खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य पूर्व आक्रमण। मौर्य काल देखने से पहले का इसमें चैप्टर है मौर्य पूर्व आक्रमणकारी। मौर्य पूर्व आक्रमण 2 आक्रमणकारी थे। आपका पहला थे ईरानी और दूसरा यूनानी। ईरानी में आप देखें कि एक हखमनी वंश था जो ईरान में था। हखमनी वंश ने प्रथम विदेशी आक्रमण, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर किसने किया था, ईरानियों ने किया था। तो ईरानी के हखमनी वंश के शासक थे साइरस द्वितीय, जिन्होंने प्रथम आक्रमण किया था भारत पे। प्राचीन भारत के प्रथम विदेशी आक्रमणकारी हखमनी वंश के ईरान में हखमनी वंश था, उसके शासक साइरस प्रथम थे। जिन्हें तो सफल आक्रमण नहीं कर पाए थे, प्रथम आक्रमण के सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत पे विदेशी जो सफल आक्रमण किए थे। तो ईरानी में प्रथम जो विदेशी आक्रमणकारी थे ईरानी थे, जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण किए थे। हखमनी वंश के शासक एक साइरस द्वितीय था, जिन्होंने प्रथम आक्रमण किया था, पर सफल नहीं हो पाया था। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने सफल आक्रमण किया। इसके बाद यूनानी के एक सिकंदर महान के हम लोग सब नाम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। यही मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर महान था, जिन्होंने 326 BC में भारत पर आक्रमण किए थे। तो विस्तृत रूप से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मौर्य पूर्व आक्रमणकारी। इसमें इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।